हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से खबरें होती हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम डिस्कस करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, वो चाहे कोई एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, या कोई सीएपीएफ की, या फिर कोई सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। या फिर किसी की एसएसबी आई है तो वो अपने जीडी के पॉइंट्स और लेक्चरेट के पॉइंट यहाँ से ले सकता है। खास साथ ही साथ कोई भी अगर एसएससी की भी तैयारी कर रहा है तो उसमें जो करंट अफेयर का पोर्शन होता है, जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है, वो भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 31 तारीख, ईयर का एंड है, आज लास्ट डेट है। तो आज के दिनों की हम खबरों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली खबर द हिंदू की है कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रेट में चेंज किया है। गवर्नमेंट ने जो रेट्स हैं जिस पे वो इंटरेस्ट देती थी, उस पर क्या किया है, चेंज किया है। गवर्नमेंट ने, सरकार ने चेंज किया है। ठीक है, जिस पे कि हम बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट देती थी, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट देती थी, उसमें चेंज हुआ है। और ये है 1 साल पे, ये पहले का है 5.5 देती थी, अब कितनी देगी, 6% देगी। ठीक है, और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो है पीपीएफ। ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें सरकार ने कोई चेंज नहीं किया है, ये सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है। और सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। इस पे भी सरकार ने कोई चेंज नहीं किया है इंटरेस्ट स्लैब में। ठीक है, और ये आने वाला अप्रैल तक रहेगा, यानी कि जनवरी से और अप्रैल तक जितने इंटरेस्ट दिए जाएंगे वो इस रेट के हिसाब से दिए जाएंगे, न्यू रेट के हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा हम सुकन्या समृद्धि योजना की कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लाई गई थी। और ये एक सुकन्या समृद्धि की अगर हम बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, ये 2015 में लाई गई थी। ठीक है, अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। ठीक है, बेटी पढ़ाओ। इसमें क्या है कि सरकार ने कहा है कि आप जो लड़कियां हैं वो जिसकी एज 10 साल से कम है उनका अकाउंट खोला जाएगा पोस्ट ऑफिस में या फिर कॉमर्शियलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक्स में। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स में, जो भी बैंक्स होते हैं उनमें जो कमर्शियलाइज्ड है उनमें खाता खोल दिया जाएगा, जिस पे सरकार कितना अमाउंट देगी, 7.6% का इंटरेस्ट देगी हर साल। ठीक है, ये 10 साल की कम की लड़कियों के लिए खोल सकता है कोई भी। और जो इसका इनिशियल प्राइस है, यानी कि आप कितना जमा कर सकते हैं, वो है 250। और महीने, अगर साल का हम देखें तो साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। अगर 250 जमा कर रहे हैं तो इसके बाद 150 के मल्टीपल में आपको पैसे जमा करने होते हैं। और जो इसकी मैच्योरिटी एज है, वो मैच्योरिटी एज है 21 ईयर्स। ठीक है, 21 ईयर्स समृद्धि योजना के तहत, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको 21 ईयर्स की मैच्योरिटी दी जाती है। यानी कि आप 21 साल की अगर होगी लड़की तो उसको क्या दिया जाएगा कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसको सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे। अगर इससे पहले उसको ज़रूरत है तो उसे फॉर्म भर के और कहना होगा कि मैं हायर एजुकेशन के लिए ले रही हूँ या फिर शादी के लिए, तो उसको देना होगा, सरकार को देती है। और 18 साल से अगर ज़्यादा होगा, 18 साल से ऊपर अगर एज होगी तभी सरकार देगी। यानी कि अगर 18 साल से नीचे की कोई लड़की है, 16 साल की, अगर उसकी शादी हो रही है और वो जाके पोस्ट ऑफिस में कहेगी कि मेरा ये सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता है, इसमें मेरे पैसे हैं, ये मुझे लौटा दीजिए, तो वो बैंक नहीं देगा या पोस्ट ऑफिस नहीं देगा। तो इस प्रावधान ऐसे किए गए हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम एनालिसिस करें, अगर देखें इसका रेट, तो हमारे यहाँ रेट बढ़ गया है किस में, एडमिशन में हमारे रेट बढ़ गए हैं। यानी कि जो स्कूल में लड़कियों की संख्या है उसका दाखिला बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि गर्ल्स का जो इनरोलमेंट रेट है वो हाई हो गया है। ठीक है, हाई हो गया है।
जिसके तहत सरकार ने कहा है कि जो इनरोलमेंट रेट है वो हाई हो गया है। इसके तहत सरकार ने ये भी कुछ दिन पहले कहा था, मैंने बताया था कि सर्वाइकल कैंसर से जूझने के लिए इसको टीका लगाया जाएगा गर्ल्स को। तो सरकार ने एक तरह से क्या कर दिया है कि सभी लड़कियों को बेटी तो पढ़ा दी, यानी कि इनरोलमेंट रेट हाई कर दिया, ठीक है। और अब बचा भी रही है एक तरह से सरकार। सर्वाइकल कैंसर को जो होंगे उसको टीका लगाएगी सरकार, और जो भी छूट जाएंगे उनको घर जाके या फिर लगाएगी। तो इस वजह से हम लिंक कर सकते हैं, और ये सोसाइटी से भी रिलेटेड है, ठीक है, ये सोसाइटी से भी रिलेटेड है। और जो ये योजना है ये सोसाइटी से भी रिलेटेड है और बैंक से भी रिलेटेड है, ठीक है, बैंक से भी रिलेटेड है। और इसके जो अकाउंट है इसमें करीब $25 बिलियन हैं, करीब $25 बिलियन सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंकों में और पोस्ट ऑफिसों में मिला के जमा है, ठीक है। तो ये थी बात। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि एक टाइगर रिजर्व है हमारा, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये मैं, ठीक है, ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये जो है ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी किस किस में फैला हुआ है? वो फैला हुआ है कर्नाटका में भी है, केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है, ठीक है। तो ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें नेशनल पार्क भी हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, वायनाड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड से क्या है, राहुल गांधी जी हमारे एमपी हैं, ठीक है, और ये बॉर्डर पे पड़ता है केरला और कर्नाटका के, और जबकि ये केरला में पड़ता है, ठीक है, सॉरी कर्नाटका में पड़ता है। उसके बाद मधुमलाई टाइगर रिजर्व, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ये पिंक से देखें तो ये वाला एरिया, ये वाला, आई थिंक यू आर गेटिंग। तो ये वाले एरिया में क्या हुआ है, इसकी एरिया की हम बात करेंगे, ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद मुकुर्थी नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अगर हम साइलेंट वैली की बात करें तो ये केरल में पड़ता है, ये केरल में पड़ता है। और हम इसकी बात करें तो ये है रिचेस्ट फॉरेस्ट, ठीक है, रिचेस्ट फॉरेस्ट पड़ता है यहाँ पे। और ये बायोस्फीयर रिजर्व के और सारे ये एरिया हैं, ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड है, ठीक है। अगर हम टाइगर की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ लॉन्च हुआ था 1973 में। इंदिरा गांधी लेके आई थी, मीटिंग हुई थी जब वर्ल्ड लाइफ की, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ से इंदिरा गांधी ने लेकर आया था। और दुनिया के करीब 80% अगर हम टाइगर की बात करें तो वो हमारे इंडिया में है, ठीक है। तो मधुमलाई में क्या है कि एक टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे एलिफेंट्स भी रहती हैं, एलिफेंट्स भी रहती हैं। तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है, कॉरिडोर यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। मतलब कि अगर ये पार्क है, ये पार्क है, ये पार्क है, तो इसमें एक कॉरिडोर बनाया गया है, ये रास्ता उनको सेफ दिया गया है, ठीक है। और आप इधर रह सकते हैं, अगर बफर जोन नहीं है तो रह सकते हैं। तो पाया क्या गया है कि ये जो कॉरिडोर है यहाँ पे स्कूल्स पाए गए हैं, ठीक है, और स्कूल में कुछ इक्विपमेंट पाए गए हैं कि जिससे क्या हुआ कि एलिफेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है, एलिफेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा और उनको मार के और फिर स्मगलिंग वगैरह का केस होगा। तो खैर इतना नहीं मिला है, तो इस पे जांच चल रही है, और एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में ऐसे जांच कमीशन बिठाया गया है और जांच कर रही है कि अगर ये स्कूल है तो ये क्यों बना, कॉरिडोर है ये तो पास किसने किया, ठीक है, परमिशन किसने दी। तो ये सब देखने की बात होगी। खैर देखने वाले होते हैं कि अब क्या होता है। खैर मधुमलाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नीलगिरी की पहाड़ियों से है, और नीलगिरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट का यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। कार्डमम हिल्स पड़ता है यहाँ पे, जहाँ पे केरल में है लास्ट हिल पड़ता है वेस्टर्न घाट का। इसमें क्या है, स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है ये, ठीक है। तो ये सारी बात है यहाँ पे। एनीवेज चलते हैं अगली खबर पे। ये है कुछ टाइगर रिजर्व्स हमारे इंडिया के। देयर आर 52 टाइगर्स रिजर्व्स इन इंडिया, 52 है, और बढ़ के शायद अब 54 होने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात है, एक यूपी में बढ़ा है अभी, ठीक है, रानीपुर, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट वाला टाइगर रिजर्व है इंडिया का। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि इंडिया और साउथ अरेबिया, इंडिया और सऊदी अरेबिया, इन्होंने डिस्कस किया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी,
इसको अगर हम शॉर्ट में बोलें MLAT, ठीक है। तो ये क्या होता है, मान लीजिए कि कोई अगर सऊदी अरेबिया की हम बात करें तो हमारे यहाँ से बहुत सारे NRI हैं या फिर वर्कर्स हैं, नॉन स्किल्ड स्किल्ड दोनों, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने एक दिन बताया था आपको कि गल्फ़ कंट्रीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट्स है और इनकी डेथ भी हुई है। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमारे काम करते हैं वर्कर्स, यहाँ से इंडिया से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे, मेजॉरिटी वहाँ पे इनकी है अगर फॉरेन वर्कर्स की बात करें तो हम। तो सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी साइन कर लेते हैं जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो ये कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, और ये है इंडिया, ठीक। मान लीजिए कि अगर इंडिया का कोई आदमी क्राइम कर दिया यहाँ पे और भाग के चला गया सऊदी अरेबिया, तो जब सऊदी अरेबिया गया तो ये तो रह सकता है यहाँ पे, चला गया। लेकिन अगर जैसे ही इंडियन सरकार को पता चला कि हाँ वो जिसने क्राइम किया था वो सऊदी अरेबिया में है, तो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ऑफिशियल से इंडिया की गवर्नमेंट क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी और उससे पता लगाएगी और इससे हैंड ओवर कर देगी, राइट। या फिर लीगल प्रोसीजर के तहत इसको प्रोवाइड कराएगी, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, राइट। तो ये होना है। तो अगर ये साइन कर लेंगे तो सेम इन द केस ऑफ इंडिया, अगर कोई सऊदी अरेबिया का है, इंडिया में आ गया क्राइम करके, तो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट यहाँ इंडिया सपोर्ट मांग के हेल्प करके पकड़ लेगी। तो ये है। तो इसी असिस्टेंट को फॉलो करने के लिए सरकार ने कहा है कि हम साइन कर लेते हैं और इस पर बात चल रही है, अगर साइन हो गया तो बताएंगे। तो अगर हम फ़िलहाल देखें MLAT की अगर हम बात करें तो इंडिया ने करीब 45 देशों के साथ साइन किया हुआ है। खैर, इन सऊदी अरेबिया से ये देखने वाली बात है कि हम कोई बायलैटरल टाइज़ नहीं रखे हैं, हमने कोई बायलैटरल टाइज़ नहीं रखा है और MLAT भी नहीं साइन कर रखा है, ठीक है। और जर्मनी और इटली से बात चल रही है, पेपर में था, जर्मनी और इटली से बात चल रही है कि हम साइन कर लेंगे जिससे दोनों सरकारों को फ़ायदा होगा। और ये कौन साइन करेगा, होम मिनिस्ट्री साइन करेगी, ठीक है। तो ये है। बहरहाल एक नज़र हम इंडिया और रशिया के ट्रेड पे डाल लें तो इंडिया और रशिया के अगर हम सऊदी की बात करें, हम सऊदी अरेबिया जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है किस चीज़ का, क्रूड ऑयल का। सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल हम इराक से ख़रीदते हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, ठीक है। बिजनेस टाइज है हमारे। और सऊदी अरेबिया से एक और टाइज है हमारा कि ऑयल रिफाइनरी, ऑयल ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्लांट कहाँ लगाने को, महाराष्ट्र में लगाने को, राजगढ़ में, ठीक है। ये क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा होगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होगा, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी प्लांट कहाँ पे, राजगढ़ में, महाराष्ट्र में। ये हम किसकी हेल्प से लगाएंगे, सऊदी अरेबिया अरामको कंपनी से, ठीक है, सऊदी अरेबिया की अरामको कंपनी से। तो ये देखने वाली बात होगी। और हम जो ट्रेड करते हैं काफ़ी अच्छा ट्रेड है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया के, हमारे यहाँ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और हम इससे बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, ठीक है। एनीवेज, और ये छठा इम्पोर्टर है हमारा। अगर हम कंट्री की बात करें तो ये चौथा ऐसा देश है जिससे हम सबसे ज़्यादा ख़रीदते हैं। पहला USA है, फिर चाइना है, फिर UAE है और फिर सऊदी अरेबिया है, हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा हम सामान कहाँ से ख़रीदते हैं, USA से, दूसरे नंबर पे चाइना से, तीसरे नंबर UAE से और सऊदी अरेबिया से चौथे नंबर। चाइना से हम करीब $125 बिलियन का ट्रेड करते हैं एक साल में, और इससे कहीं ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये देखने वाली बात होगी। खैर, आगे चलते हैं। अगली खबर है कि जैसे जैसे इंडिया का मार्केट बढ़ रहा है तो हम क्लाउड सर्विस की बात करते हैं। क्लाउड सर्विस होती क्या है, क्लाउड सर्विस यानी कि अगर कोई डेटा इंटरनेट के द्वारा एक्सेसिबल हो, उसे हम क्लाउड सर्विस कहते हैं। जो प्रोवाइड कराता है उसे क्लाउड सर्विस कहते हैं और जो देता है वो क्लाउड कहलाता है, ठीक है। तो AWO, अमेजॉन वेब डेवलपर, अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज के जो इंडिया के हेड हैं उनसे बातचीत में ऐसे कहा गया कि जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है वो इंडिया में प्रोवाइड करा रही है क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है जिससे कि जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं,
जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं वो इन क्लाउड सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं इंडिया में ही, इंडिया में पैसे दे के। तो कहा गया कि ठीक है ये तो दे रहे हैं, ठीक है, पर इंडिया का इससे क्या फ़ायदा है, इंडिया का इससे क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया से फ़ायदा ये है कि जो भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वो चाहे अमेजॉन हो, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, वो चाहे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, आईएसपी हो, जितने भी कंपनियां हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए, तो इंडिया को अगर स्टार्टअप की ज़रूरत है तो वो इधर उधर किसी देशों में नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होता है। अगर स्टार्टअप की बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। तो इस वजह से तो इन्होंने कहा कि हम इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जो इंडिया में है वो इंडिया में ही कहीं रहे और इंडिया से कहीं बाहर ना जाए क्लाउड सर्विस ढूंढने के लिए। तो इस वजह से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें कई सारी यूनिकॉर्न कंपनीज भी आती हैं। यूनिकॉर्न कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई है, उनकी यूनिकॉर्न वैल्यू कहते हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज बोलते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में करीब 108 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। सबसे ज़्यादा यूएसए में है 644, ठीक है, और फिर चाइना में है दूसरे नंबर पे 322, 302, ठीक है, और इसके बाद आता है चौथे नंबर पे यूके करीब 68 के साथ, ठीक है। लास्ट ईयर हमने क्या किया था कि यूनाइटेड किंगडम को हमने सरपास किया था और इंडिया बन गया था। और जो हाल ही की अगर खबर देखें तो 2022 में बहुत ही कम यूनिकॉर्न बने हैं एज़ कम्पेयर टू 2021। 2021 में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न बने थे और 2022 में कम बने हैं। इसका एक रीज़न बताता हूँ 2021 में क्यों बने। क्योंकि 2021 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लॉकडाउन था और तो जो भी सर्विसेज थी वो ऑनलाइन हो गई थी, तो बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई थी। तो जैसे कि अगर हम बायजूस की बात करें, ये ऑनलाइन कंपनी है, ठीक है, एजुकेशन कंपनी है, स्विगी है, ओला है, तो इनकी डिमांड बढ़ गई थी, तो इस वजह से ये कह सकते हैं। खैर, तो ये बात है कि अगर इंडिया बिग मार्केट हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा अगर कंपनी स्टार्टअप खुलेंगे इंडिया में तो जाहिर सी बात है क्लाउड सर्विसेज भी सबसे ज़्यादा इंडिया में होगा। तो इंडिया क्या है कि सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट बन सकता है, ठीक है, ये कहना था उनका। एनीवे, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि पुतिन साहब और जी जिनपिंग, राइट, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने मीटिंग की है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग करते हैं साल के एंड में, और ये कन्वेंशन चला आ रहा है, बधाई देते हैं एक दूसरे को। तो इसमें इन्होंने कहा काफ़ी अग्रेसिव तरीके से, और इन्होंने कहा कि हमारा जो रिश्ता है वो बेस्ट इन हिस्ट्री है, मतलब कि हम एकदम पक्के दोस्त हैं। और 21वीं सदी की अगर हम किताब लिखी जाएगी तो हमारी दोस्ती किस में लिखी जाएगी? स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, इन द गोल्डन वर्ड्स। अगर हम कॉन्टेक्स्ट इसका समझे तो मतलब कहने का ये है कि इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है और इन दोनों ने जाहिर भी किया, और मीटिंग के बाद ये कहा भी कि हम दोस्ती अच्छी कर रहे हैं। और जो चाइना है उसने क्या किया कि यूएस को ताना मारा और रसिया साथ साथ दोनों ने यूएस को ताना मारा। क्योंकि यूएस ने क्या किया है, रसिया पे कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, वेस्टर्न सैंक्शंस लगा दिए हैं कि यानी कि आप तेल नहीं बेच सकते इस मार्केट में आप गैस नहीं बेच सकते। इनफैक्ट स्विफ्ट से भी इनको हटा दिया गया था, ठीक है। स्विफ्ट क्या है कि इंटरनेशनल बैंक का ट्रांसफ़र किया जाता है, वो स्विफ्ट से किया जाता है। मान लीजिए कि इंडिया के एसबीआई से और रसिया के किसी बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो वो स्विफ्ट के ज़रिए किया जाता है, ठीक है। तो इससे निकाल दिया था रशिया को यूएस ने, तो रशिया ने अपना खुद का एक डेवलप कर लिया इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। तो देखने वाली बात है कि चाइना ने भी इसको ताना मारा, ठीक है। चाइना से भी इसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्यों? ताइवान की वजह से। और मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि यूएसए ने क्या किया है कि सबसे ज़्यादा उसने $45 बिलियन क्या किया है, इन्वेस्ट किया है सेमीकंडक्टर चिप के लिए, ठीक है। तो इसका मार्केट गिराना चाहता है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू गिराना चाहता है। तो यूएस ताइवान को हेल्प कर रहा है। ताइवान में अगर हम बात करें तो यूएस की जो नैन्सी पेलोसी थी, डिफेंस सेक्रेटरी थी मान लें, तो ये गई थी, तो ये खफा है। तो चाइना ने भी ताना मारा यूएस को, रसिया ने भी ताना मारा यूएस को। रशिया ने कहा कि ठीक है, तुम सैंक्शन क्यों लगाए, ऐसे नाम नहीं लिया, पर हाँ इसने बातों बातों में ऐसे कह दिया था। खैर, तो ये देखने वाली बात है और इनका रिश्ता कहाँ तक जाता है। खैर, और चाइना ने ये भी कहा कि हम तो
रशिया को कह रहे हैं कि अपना रिश्ते सुधार ले, जो डिप्लोमेटिक टाई से जो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, वॉर चल रही है, उसको ख़त्म कर ले। ये ख़त्म हो सकता है, मैंने कहा ही है, बट एट द एंड ये सपोर्ट नहीं करता है, चाइना सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वॉर एंड हो जाए। अगर वॉर एंड हो गई तो इसकी बदनामी होगी एक तरह से इंटरनेशनल में। अगर रसिया जीत जाता है और यूक्रेन क्या करता है, अपने आपको सरेंडर कर देता है, तो रसिया क्या करेगा, यूक्रेन में जो भी है, यूक्रेन से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, लिथियम। क्या निकलता है? लिथियम। ठीक है, और नेचुरल गैसेस भी हैं यहाँ पे। तो लिथियम यहाँ से क्या करेगा, निकाल लेगा और ख़ुद यूज़ करेगा, और इससे क्या होगा, इसका फ़ायदा होगा, और ये इससे ट्रेड करेगा। देखने की बात है। खैर, इसी में क्या किया गया कि चाइना ने अपना फॉरेन मिनिस्टर चेंज कर दिया। और ये बनेंगे गैंग। ठीक है, इनका नाम है जी जैंग, और जो पहले थे वो वैंग थे। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करें तो यूएस में क्या रह चुके हैं, ये एम्बेसी में रह चुके हैं, यानी कि यूएस एम्बेसडर रह चुके हैं, चाइनीज़ एम्बेसडर रह चुके हैं यूएस की एम्बेसी में। और ये कब गए थे, जब प्रॉब्लम चल रही थी 2021 में यूएस और चाइना की प्रॉब्लम चल रही थी, तब इनका ट्रांसफ़र यहाँ पे किया गया था। खैर, अब इनको बुला के और इनको क्या किया जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, और इंडिया के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वैंग जो हैं, ये अभी हमारी बात चल रही है LAC पे। ठीक है, अगर हमने 17 बात कर ली है, डायलॉग इस्टेब्लिश कर लिए हैं, 17 बात की हैं, तो 17 बात अगर हुई है तो हमने वैंग से की हैं, और हमारी तरफ से अजीत डोवाल जी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो अजीत डोवाल जी और वैंग जी थे। अब देखने वाली बात है, ये भी वैंग साहब भी हट जाएंगे, और ये गैंग साहब क्या करेंगे, हमारे डोवाल जी से बात करेंगे, अगर फर्दर मीटिंग होती है तो 18वें। ठीक है, क्योंकि तवांग को लेकर भी हुई थी, और जो डोकलाम में हो रहा था उसकी भी बात चल रही है। ठीक है, तो ये है, और लेह में जो हुआ था, हमारे क्लैशेस हुए थे, उसकी भी बात चल रही है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है। ये कॉन्सेप्ट ही समझेंगे एक तरह से कि RBI का जो स्ट्रेस टेस्ट होता है, ये क्या होता है। ठीक है, खैर, अगर हम RBI की बात करें, RBI की, तो RBI हमारा गार्जियन है सभी बैंक्स का। ठीक है, और ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है किसको, बैंक्स चलाने को, और ये बैंक ऑफ द बैंक है बोला जाता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है। खैर, तो इसने क्या कि ये क्या करता है कि स्ट्रेस टेस्ट करता है। स्ट्रेस टेस्ट के मतलब से हम देखें कि अगर स्ट्रेस मतलब टेंशन, कि अगर हमारे यहाँ कितना बर्डन पड़ने वाला है, तो इसने स्ट्रेस टेस्ट किया कि हमारे यहाँ अगर हम NPA की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, कि मान लीजिए कि ये बैंक है, SBI है। ठीक है, आप, ये एक इंडिविजुअल है। ठीक है, ये बैंक गया और बैंक से कहा कि मुझे 1000 करोड़ का लोन दे दो। ठीक है, लोन दे दो। ये लोन ले लिया, सर बैंक ने लोन दे दिया, क्योंकि ये बड़े आदमी थे, बड़े डायमंड के व्यापारी थे, लोन दे दिया इनका सब कुछ देख के कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो SBI ने लोन दे दिया इनको। अब ये पैसे लेके क्या किए, भाग गए फॉरेन। ठीक है, भगोड़े हो गए, पर ये SBI का पैसा तो डूब गया। तो ये जो पैसा डूबा, इसी को बोलते हैं NPA, मतलब कि वो कभी रिकवर नहीं हो सकता, इसी को बोला जाता है NPA। ठीक है, यानी कि ये बैंक को लूट लिया, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, तो इसका RBI ने कहा है कि जो अभी सितंबर में क्या है, कि सितंबर 2023-22 में हमारा जो स्ट्रेस था वो करीब 5% NPA था। ठीक है, 5% NPA था, पर सितंबर 2023 में ये घट के हो सकता है 4.9%। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेस है 2022 में 5% था, और 2023 में कितना हो जाएगा, 4.9%। हाँ, ऐसे हम अनुमान लगा रहे हैं कि कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी, और NPA क्या होगा, अब ज़्यादा नहीं होगा। तो इन्होंने कहा है, इनकी 3 लाइन होती है जज करने को। ठीक है,
ये है मीडियम, मीडियम और सीवियर, ये है बेसलाइन। ठीक, बेसलाइन। तो जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं, अगर मान लीजिए कि इस पे है, अगर मान लीजिए डेटा अगर ये 5% है, ये 6% है, ये 7% है, ठीक है, तो अगर बेस लाइन पे है 5% पे है तो ठीक है, मतलब काम चल सकता है, इतना होता है, मतलब 5% पैसे डूब जाते हैं। अगर मीडियम है 6% और जो सीवियर कैटेगरी है वो 7%। तो जो स्टेट RBI ने घोषणा की है वो 5.8% है, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो है, और 7.8% है। 5.8 अगर बहुत ही ख़राब अगर परफॉर्मेंस रही अगले साल तक, 2023 तक, सितंबर की बात करें, तो ख़राब पोजीशन में भी 5.8% से 7.8% तक रहेगा। नहीं तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4.9% होगा। ये कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो बेस लाइन पे जो है हमारे GDP होती है, ठीक है, GDP होती है, फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, और CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन होता है, ठीक, और होता है एक और फैक्टर होता है करेंट अकाउंट बैलेंस, करेंट अकाउंट बैलेंस। इन सारी चीज़ों पे बेसलाइन डिसाइड होती है कि बेसलाइन क्या होने वाली है, मतलब कि हमारा जो स्ट्रेस है वो कितना रहने वाला है। तो GDP से होता है, फिस्कल डेफिसिट से होता है, यानी कि हमें कितना घाटा हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी हुई है, अगर लोग कितना खरीद रहे हैं, और जो करेंट अकाउंट होता है, यानी कि हमारे पास कितना पैसा है अभी तत्काल में जिससे हम काम अपना चलाते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये डिसाइड होता है। और अगर अगर GDP कम हो गई, GDP कम हो गई तो ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा हो गया तो ये भी आ जाएगा, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड करता है, RBI डिसाइड करता है, RBI बताता है कि कैसा होगा। क्या अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और RBI का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में है, और जो इसके रीजनल्स हेड क्वार्टर हैं ऑलमोस्ट स्टेट के किस पे हैं, स्टेट्स के कैपिटल में है। इसके जो अभी जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं शक्तिकांत दास, गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। एनीवेज, खैर आज की खबरें इतनी ही थी, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू वांट यूज़फुल, और दूसरों लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं हो तो। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।